बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम बुक पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी, जिसका चैप्टर है 12 और आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन, जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। कहाँ से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन? एड्रीनल कोर्टेक्स, जो हमारा किडनी है उसका जो आउटर पोर्शन है, एड्रीनल कोर्टेक्स कहते हैं उसे। ये जो मैं लाल रंग की लाइन लगा रहा हूँ, आउटर पोर्शन को एड्रीनल कोर्टेक्स, और जो इंतहाई आउटर पोर्शन है उसको स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोन ग्लोमेरुलोसा, क्या नाम लिखा हुआ है? जोन कहते हैं हिस्से को जी। ये डेड जोन है, इसमें कोई भी दाखिल ना हो। कभी आपने ये लफ्ज सुना होगा, जोन ग्लो मेरुलोसा। जोन ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक हो गया। ये बाय नेचर क्या है एल्डोस्टेरोन? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। क्या इसकी नेचर है? मिनरेलो कोर्टिकॉइड्स, ठीक हो गया, शाबाश। हार्मोन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स secreted by the outermost layers called the zone glomerulosa। हार्मोन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स secreted by, कहाँ से secrete होता है ये? वो क्या जोन लिखा है हमने? फ्रॉम जोन ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जिस तरह लफ्ज ग्लोमेरुलस होता है बेटे, मेरुलोसा, ठीक है। पढ़ा होगा आपने यूरिनरी सिस्टम में, ये आपने याद दहानी करेंगे ना, आपको आ जाएगा ग्लोमेरुलस क्या होता है। ये बेटे इसका इंट्रोडक्शन है। इफेक्ट्स ऑफ एल्डोस्टेरोन। इफेक्ट्स किसे कहते हैं? शाबाश। इफेक्ट कहते हैं असर को, और इफेक्ट्स असरात। इफेक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? बेटे अगर ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? किडनी से, तो सारा अमल दखल इसका किडनी के इर्द गिर्द ही होगा ना। अब एक चीज आंख से निकल रही है तो उसका असर इधर आसपास ही होगा ना, दूर भी जाते जाते फिर, लेकिन उसके इर्द गिर्द ही बात घूमेगी ना। तो रीनल ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स हैं जो किडनीज में मौजूद है, ठीक है बेटे। अब वहां ये क्या असरात देगा? द मेन एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट contents of the body fluid. The site of action are the ascending site, descending limb, loop of Henle and distal and collecting tubules। हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पढ़ा था किडनी का, क्या होता है वो? नेफ्रॉन, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया। नेफ्रॉन बेटे अगर हम बनाएं तो वो किस तरह की बनेगी? इस तरह की बेटे एक शक्ल होगी। ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, ये फिर इस तरह से बड़ी हो गई, ये इस तरह। और इसके अंदर ये क्या चीजें हैं? ब्लड वेसल्स हैं।
बेटे ये सारी ये छोटी छोटी जो लाखों की तादाद में होती है, मिलियंस की तादाद में, ये मिलकर क्या बनाती हैं? किडनी। तो इधर जो भी हम चीज़ें खा पी रहे हैं, ख़ास तौर पे पी रहे हैं, तो वो कहाँ से उनकी फ़िल्ट्रेशन, सेक्रीशन या रीअब्ज़ॉर्प्शन कहाँ होती है? यानी उनमें से जो काम की चीज़ें हैं, गुर्दे वो जिस्म में वापस भेज देते हैं, जज़ब कर लेती हैं उन्हें खून की नालियाँ, और जो फ़ालतू चीज़ें हैं फिर वो ये नेफ्रॉन में आ गए, ये नेफ्रॉन के हिस्सों के नाम फिर हम डिस्कस करते हैं। तो वो किडनी से फिर आगे यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर जिसे मसाना कहते हैं, फिर मसाने से छोटे पेशाब की नाली के रास्ते बाहर। अब ये बेटे बोमैन कैप्सूल हो गया, और ये वाला प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो हम ट्यूब्यूल्स की बात करें, ये जो मुड़ा-तुड़ा हिस्सा है, ठीक है? प्रोक्सिमल कहते हैं स्टार्ट वाला। अब मेरे बाजू का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कंधे से। मेरा प्रोक्सिमल पोर्शन कौन सा है इसका आर्म का? शोल्डर, ठीक है? और जिस तरह डिस्टेंस नहीं कहते, दूर वाला, मेरा डिस्टल पोर्शन कौन सा है? अब ये शुरू वाला हिस्सा है, तो ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और बेटे ये पूरा हिस्सा, ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बेटे इसकी इजाज़त नहीं है आपको पेपर में लिखने की, इसका तो क्या कोई भी लफ्ज़ है ही नहीं है इस तरह, ये मैं सिर्फ टाइम की बचत के लिए। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये जो हम इधर से लेकर इधर तक, ये पूरा पोर्शन, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप इस तरह जो चीज़ गोल सी हो, हाँ, लूप गोल चीज़ को कहते हैं, वैसे ये यू शेप बनी हुई है, ठीक है? ये बज़ाहिर यू शेप है, जब ये इकट्ठी होंगी लाखों की तादाद, पता नहीं बीच में एक्स मिक्स हुई पड़ी होंगी, ठीक है? इस पूरे पोर्शन का नाम क्या है? लूप ऑफ हेनले। बेटे क्या नाम है इस पूरे पोर्शन का? इधर देखो बेटे, ये नाम क्या है इसका? लूप ऑफ हेनले। बेटे इधर तवज्जो किया करें, ये चीज़ें सारी बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बाहर से नहीं पढ़ाता आपको। हर चीज़ आपकी बुक में लिखी होती है, ये आगे पीछे किसी चैप्टर में है। इधर टाइम ना ज़ाया किया करें। एक चीज़ आपको समझ आ गई, आपका मामला ही हल हो जाएगा। अब ये क्या है? ये पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है, अब पानी वगैरह इधर से आ गया इसमें। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ उतरने को क्या बोलते हैं? डिसेंड बोलते हैं, असेंड बोलते हैं? डिसेंड, नीचे उतरना। अब आपको कहा जाए डिसेंड फ्रॉम द स्टेयर्स, सीढ़ियों से असेंड टू द स्टेयर्स। हाँ, शाबाश। ये नीचे की तरफ हिस्सा आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडल। लिम्ब कहते हैं पोर्शन को या बाजू को, और ये कौन सा पोर्शन है? ये ऊपर की तरफ, इसमें सब ठीक हो गया। और ये वाला ट्रांसवर्स पोर्शन ऑफ लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडल, जिस तरह the main action of aldosterone is to maintain balance of electrolyte contents of body fluid. The site of action are the ascending limb, descending limb, loop of Henle and distal and collecting tubules. ये सारी हो गई। अब ये वाली क्या चीज़ है, ये जो इस तरह बनी हुई है? ये इस तरह क्यों बनी हुई है? क्योंकि एक तो नेफ्रॉन इधर जुड़ गई, दूसरी जो जोड़ रही है वो इधर ही जुड़ी हुई है ना आसपास। ये सबको जोड़ के ये फिर इधर ले आता है इसमें, ये पूरा कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है इसे, ये वाला हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं नाली को। ठीक है बेटे, समझ आई है? ये बेटे सारी समझ आ गई इसकी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। ये बोमेंस कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कन्वोलेटेड कहते हैं मुड़ा तुड़ा हुआ, ट्यूब्यूल्स वो ट्यूब जिस तरह मुड़ी तुड़ी, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ट्रांसवर्स लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लिम्ब बाजू को कहते हैं, ठीक है? इस तरह समझे। फिर इधर भी ये मुड़ी तुड़ी होती है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर आगे ये इसमें कलेक्टिंग डक्ट, ये, और इसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें वेजा रेक्टा कहता है। ये आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये सारी ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो आपको पता होना चाहिए। अब एल्डोस्टेरोन कहाँ कहाँ काम करता है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले,
असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट पे। ये बेटे सारा किडनी के अंदर ही उसके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो नेफ्रॉन है, उस पे एक्शन शो कर रहा है। अब करता क्या है उधर, ये मेंटेन बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन हो गया रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करके मेंटेन बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट्स बॉडी। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, हम ह्यूमन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। ये बेटे इसका हमने रीनल ट्यूब्यूल पे इफेक्ट पढ़ लिया। अब ये काम कैसे करता है? एल्डोस्टेरोन causes increased tubular reabsorption of sodium in exchange for potassium and hydrogen, and the lack of aldosterone causes an excess loss of sodium in urine. अब ये पूरी जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर नीचे हर जगह ना ये क्या चीजें बना दी है मैंने लाल रंग की, ब्लड वेसल्स। हर जगह खून की नालियां ना बेटे। अब ब्लड वेसल्स में ये क्या करता है, ये सोडियम को ना रीअब्जॉर्ब करवाता है। जो ब्लड वेसल्स हैं वो सोडियम जज़ब कर लेती हैं वापस, और इसकी जगह एक्सचेंज क्या होता है, पोटाशियम और हाइड्रोजन। एल्डोस्टेरोन जब जिस्म में काम कर रहा होता है, वो क्या करता है, वो सोडियम को ना जिस्म के अंदर ही रखता है और सोडियम को बाहर खींच लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस तरह एक बंदे का एक ही हाथ हो, अब मेरा एक हाथ है, मैं तो उससे या तो हाइड्रोजन और पोटाशियम को पकड़ लूँ या सोडियम को। वो सोडियम को पकड़ लेता है, बाकी पोटाशियम और हाइड्रोजन को बाहर जाने देता है। ये सोडियम सोडियम अंदर रह गया, पोटाशियम और हाइड्रोजन छोटे पेशाब के रास्ते बाहर। अब अगर एल्डोस्टेरोन की ज़्यादा मिकदार हो तो वो सोडियम को ज़्यादा जिस्म में रखेगा। अब इसकी मिकदार कम हो तो वो सोडियम जिस्म से बाहर चला जाएगा। ठीक है बेटे, ये इस तरह इसका बैलेंस मेंटेन रखता है। ये इसने इस पैराग्राफ में समझाया। और दूसरा, एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस पोटेशियम सेक्रेशन इनटू द डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। This may be due to ionic exchange with sodium reabsorption. Excess aldosterone causes hypokalemia and muscle paralysis. बेटे ये हमने एक चीज पढ़ ही ली, सोडियम को अंदर रख रहा है और किस किस को बाहर निकाल रहा है। अब जब ये पोटाशियम और हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, अब अगर एल्डोस्टेरोन की एक्सेस हो गई है ज्यादा मिकदार में, ये पोटाशियम को बहुत ज्यादा बाहर निकाल देगा। उससे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हाइपोकैलीमिया। के का ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है केलियम, KALIUM। ये सिर्फ सुन ले बेटे, के से मुराद केलियम। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर इसकी एक्सेस हो जाए, केलियम ज्यादा बाहर जाता है, जिसे हम आम पोटाशियम कहते हैं या पोटासियम कहते हैं कुछ लोग। जब पोटाशियम बहुत ज्यादा जिस्म से बाहर निकल जाए तो उसका नुकसान क्या होगा, हाइपोकैलीमिया, यानी जिस्म में कमी हो जाएगी। हाइपो लफ्ज इस्तेमाल होता है मेडिकली, और अगर ज्यादती हो जाए हाइपर, जिस तरह टेंशन, बीपी बढ़ जाए हाइपर टेंशन, बीपी लो हो जाए। अगर जिस्म में पोटाशियम की, उसे कहेंगे हाइपर कैलीमिया। ठीक है, अब जब हाइपोकैलीमिया होता है, जिस्म पे क्या असर आता है, फालिज हो जाता है। मसल पैरालिसिस, जो पट्टे हैं मफलूज। हर चीज का, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज का वो एक ना बैलेंस रखा हुआ है, जो हमने लफ्ज पढ़ता होम्योस्टेसिस। अब ये नहीं है कि ये सोडियम अंदर रखी जा रहा है और पोटाशियम चल भाई बाहर। अब वो ज्यादा चला गया, क्या होगा, फालिज। अब ये जो केले होते हैं बनानास, इनमें पोटाशियम की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। ठीक है, तो पोटाशियम जब जिस्म में रह जाएगा तो क्या होगा, पट्टे मजबूत होंगे। बेटे इस पैराग्राफ में इसने ये बताया है। ये बेटे आपको समझ आ गया। अब
एल्डोस्टेरोन causes water absorption due to concentration gradient by sodium absorption increasing extracellular fluid। अब ये क्या करता है, ये सोडियम को भी जिस्म में कंजर्व करता है और वाटर की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है, यानी ज्यादा पानी बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है,